हेलो एंड वेलकम टू एडुफिट। तो अब तक हमने डिस्कवरी देख ली थी इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की, थॉमसन की, और जो हमने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट भी हमने देख लिया था कि कैसे जो थॉमसन मॉडल के अंदर जैसे कहा था कि प्लम पुडिंग मॉडल है, वैसे रदरफोर्ड के अंदर बता दिया गया कि एक प्लानिटरी मोशन जो है उसको रिजेंबल करता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस है सेंटर में जो कि पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उसके अगल बगल घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं हाई स्पीड्स में। तो अब हम देख लेते हैं कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसी हुई, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज़ जो हम देखेंगे वो है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। आपने इस सबको क्लास 10 से पहले पहले पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी एक बार जस्ट रिवाइज। एटॉमिक नंबर, इसको हम Z से डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर को जो है हम Z से डिनोट करते हैं। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो एटॉमिक नंबर क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स revolving around the nucleus। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो कि न्यूक्लियस के अंदर है, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि न्यूक्लियस के अगल बगल रिवॉल्व कर रहा है। और ये तभी पॉसिबल है, वैसे तो हम मतलब कहते हैं कि जो एटॉमिक नंबर है वो एक्चुअली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम कंसिडर नहीं करते, एक तरीके से हर केस में कंसिडर नहीं करते। तभी हम कंसिडर करते हैं जब एटम जो है वो न्यूट्रल हो। एटम जो है वो न्यूट्रल हो, हम तभी कंसिडर करेंगे। वैसे हम इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को हम कंसिडर नहीं करते, क्योंकि जब हम आयंस की बात करते हैं, जैसे कि अगर हम Na पॉजिटिव आयन की अगर हम बात करें, तो इसके अंदर अगर हम देखें तो एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, लेकिन प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर इंटैक्ट है, वो नहीं निकलते। तो एटॉमिक नंबर इसका जो है हम प्रोटॉन से ही लेंगे कि अगर इसका Na पॉजिटिव जो है, इसका जो अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करें, तो वो हम प्रोटॉन से ही लेंगे, इलेक्ट्रॉन्स हम नहीं लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसके अंदर से निकल चुके हैं। हैंस वैसे अगर हम कुछ नेगेटिव चार्जेस की बात करें, जैसे कि अगर हम Cl नेगेटिव या F नेगेटिव की बात करें, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ चुका है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ चुका है। तो हम इलेक्ट्रॉन से हम इसका जो एटॉमिक नंबर है वो हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो ये एक चीज़ है। इसके अलावा एक और चीज़ है कि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो भी बराबर होता है एटॉमिक नंबर के। न्यूक्लियर चार्ज जो है वो भी इक्वल होता है एटॉमिक नंबर के। कैसे? कि अगर एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्जेस हैं, हमें पता है कि न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही एटॉमिक नंबर होगा, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज़्यादा एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर, तो यहाँ से हमें पता लग गया कि एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो बराबर होता है पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द न्यूक्लियस। तो ये एक एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट था। कुछ एग्जांपल्स अगर हम ले लें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, कार्बन का 6 होता है, फ्लोरीन का 9 होता है। तो इसी तरीके से आप बहुत सारे एग्जांपल्स और भी देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल को लेकर। तो अब हम देखते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो अगला है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो डिस्कवरी से पहले एक चीज़ हम देख लेते हैं इसके अंदर कि जो न्यूट्रॉन है उसकी डिस्कवरी से पहले कि जो एटम था उसका जो एटॉमिक नंबर था वो तो डिसाइड हो जाता था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं उससे। पर जब मास की हम बात करें, एटॉमिक मास की हम बात करें, तो वो ज़्यादा निकल के आता था। जैसे कि अगर
मैं कार्बन की बात करता हूँ, उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 6, यानी कि एटॉमिक नंबर भी 6 होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है तो एटॉमिक नंबर भी 6 होगा। तो न्यूक्लियस के अंदर तो हमें पता है, अब तक तो हमें यही पता है कि न्यूक्लियस के अंदर जो है वो प्रोटॉन्स है। अगर मैं कार्बन के न्यूक्लियस की बात करूँ तो वो कुछ ऐसा होगा, और इसके अराउंड जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे होंगे। तो जो कार्बन का जो न्यूक्लियस है, ये वाला जो न्यूक्लियस पार्ट है, अब तक हमें ये पता है कि इस न्यूक्लियस के अंदर जो है वो प्रोटॉन्स है। तो अगर यहाँ पर कार्बन के अंदर प्रोटॉन्स का नंबर 6 है, तो ऑब्वियसली जो मास होना चाहिए वो भी 6 के मल्टीपल 6 ही होना चाहिए। मास जो है वो भी 6 ही होना चाहिए, क्योंकि और कोई पार्टिकल तो हमें अब तक यहाँ पर नज़र नहीं आया। लेकिन जो एक्चुअल मास था कार्बन का, जो एक्चुअल मास था वो आया 12। एक्चुअल मास जो था वो मिला हमें 12। तो इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स के अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ है जो कि उस एटम को मास दे रही है, उस एटम का मास जो है बढ़ा रही है। इसी तरीके से अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का जो है एटॉमिक नंबर आ जाता है 8, लेकिन जो मास है वो आ जाता है 16। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ तो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसके अंदर, कुछ तो एक्स्ट्रा पार्टिकल्स उसके अंदर हैं जिनका कोई चार्ज नहीं है। ये चीज़ बहुत यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चार्ज जो है वो सिर्फ प्रोटॉन्स ही यहाँ पर शो कर रहा है और कोई पार्टिकल यहाँ पर चार्ज शो नहीं कर रहा न्यूक्लियस के अंदर। एटम एज अ होल की बात नहीं कर रहा मैं, न्यूक्लियस के अंदर कह रहा हूँ। और मास अगर हम बात करें, मास इलेक्ट्रॉन्स की मास को भी यहाँ पर अगर हम कंसिडर कर लें तो वो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाता है। अगर हम कंपेयर भी करें तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, ME, इलेक्ट्रॉन का मास है 9.11 इंटू 10⁻³ kg, ये इलेक्ट्रॉन का मास है। और अगर हम प्रोटॉन के मास की बात करें, MP इज इक्वल्स टू 1.673 इंटू 10⁻27 kg। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ऑर्डर है वो खुद 10⁻4 में डिफ़र कर रहा है। ऑर्डर जो है वो खुद ही 10⁻4 में डिफर कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो बहुत ज़्यादा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो हमें मतलब यहाँ पर कंसिडर करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो अगर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर हम कंसिडर ना भी करें, फिर भी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रोटॉन से ही जो है एक्चुअल मास, नंबर ऑफ प्रोटॉन से ही एक्चुअल मास को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि प्रोटॉन्स का नंबर तो अगर हम यहाँ पर प्रोटॉन का ऑक्सीजन आएगा। तो अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो प्रोटॉन का जो नंबर है वो 8 है, लेकिन जो मास है वो 16 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो चार्ज है वो तो हमें 8 मिल रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा मास वो कहाँ से आ रहा है? तो ऐसा कोई न्यूट्रल पार्टिकल है जो उस एटम को एक्स्ट्रा मास प्रोवाइड कर रहा है। अब चैडविक ने क्या किया वो हम देख लेते हैं। चैडविक जिसने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी, उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने एक थिन शीट ले ली, थिन फॉइल कह लीजिए, शीट कह लीजिए, वो बेरिलियम की थी, और उस शीट पर अल्फ़ा पार्टिकल को बम्बार्ड करवाया, अल्फ़ा पार्टिकल को स्ट्राइक करवाया। तो अल्फ़ा पार्टिकल को स्ट्राइक करवाने के बाद स्क्रीन पे उनको न्यूट्रल पार्टिकल्स के स्ट्रीम नज़र आए। ऐसा एक स्ट्रीम, ऐसा एक फ़्लो नज़र आया जिनमें न्यूट्रल पार्टिकल्स थे, कोई चार्ज उनमें नहीं था। और जब आगे इन्वेस्टिगेट किया गया तो उन न्यूट्रल पार्टिकल का जो मास था वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन मिला। तो चैडविक ने क्या किया कि बेरिलियम एलिमेंट है उसको हम यहाँ पर इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे भी हम उसको देखेंगे कि जो एटॉमिक नंबर है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है और मास जो होता है वो 9 होता है। तो एटॉमिक नंबर को हम नीचे लिखते हैं, एटॉमिक मास को जो है वो लेफ्ट में ऊपर लिखते हैं। यहाँ पर अल्फा पार्टिकल से स्ट्राइक करवाया। अब अल्फा पार्टिकल जैसे मैंने बताया था कि He2 पॉजिटिव को हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं। लेकिन अगर जो नंबर, एटॉमिक नंबर की हम बात करें तो यहाँ पर हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर नहीं किया जाता, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन्स को ही कंसिडर किया जाता है। तो अगर He2 पॉजिटिव की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से जो 2 पॉजिटिव कब हुआ कि इलेक्ट्रॉन निकल गया, लेकिन प्रोटॉन अभी भी वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं He2 2He4। तो 2 जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है या फिर एटॉमिक नंबर हो गया, और 4 जो है He का जो है टोटल मास हो गया। AMU में कह लीजिए, या ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं तो उसमें ग्राम में आ जाएगा वो। तो यहाँ पर हमने 2He4 से उन्होंने स्ट्राइक करवाया बेरिलियम न्यूक्लियस पे, या फिर बेरिलियम एक शीट था उसके ऊपर, और उनको क्या मिला, कार्बन
C612 मिला, यानी कि एक कार्बन का न्यूक्लियस मिला, और प्लस एक स्ट्रीम मिला न्यूट्रल पार्टिकल्स का, और उसी न्यूट्रल पार्टिकल से डिराइव हुआ नाम न्यूट्रॉन्स। तो वहाँ से न्यूट्रॉन्स जो है वो निकले 0 1। 0 इसलिए क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रॉन के साथ कोई प्रोटॉन तो हो नहीं सकता, तो इसीलिए यहाँ पर 0 लिखा हुआ है। और 1 इसलिए क्योंकि न्यूट्रॉन का जो मास है वो 1 के बराबर है। 1 यानी कि अगर हम प्रोटॉन के मास को 1 कंसिडर करते हैं तो न्यूट्रॉन का मास जो है वो भी बिल्कुल बराबर ही है प्रोटॉन के मास के। तो जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन से मास का पता लगा m ऑफ n, दैट इज m ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, वो आया 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो ये मास आ गया न्यूट्रॉन का, ये मास आ गया न्यूट्रॉन का, जो कि अराउंड अप्रॉक्सीमेटली इक्वली है मास ऑफ प्रोटॉन के। और जो चार्ज है न्यूट्रॉन के ऊपर वो 0 है। चार्ज जो है वो न्यूट्रॉन के ऊपर क्या है, वो 0 है। एक चीज़ और है, जो चार्ज जो हमने यहाँ पर जो सब्सक्रिप्ट में लिखा हुआ है लेफ्ट में 4, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, ये एक तरीके से चार्ज भी बता रहा है कि न्यूक्लियस के अंदर कितना चार्ज है। जैसे कि अगर हम बेरिलियम की बात करें तो उसके न्यूक्लियस के अंदर 4 प्रोटॉन्स हैं तो 4 पॉजिटिव चार्जेस होंगे। न्यूट्रॉन के अंदर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए यहाँ पर 0 है। सेम वे अगर कार्बन की बात करें तो यहाँ पर उसके जो न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स हैं, तो उसके वजह से यहाँ पर 6 पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो ये चार्ज को भी यहाँ पर एक तरीके से डिनोट करता है। तो अगर हम एक बार समरी की बात कर लें तीनों पार्टिकल्स की, कि तीनों पार्टिकल्स के केस में क्या समरी बना, वो भी हम एक बार देख लेते हैं। और उसी चीज़ को जो है हमें याद रखना है, इसके अलावा और किसी चीज़ को यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत नहीं। तो पहले हम इलेक्ट्रॉन्स का देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज था वो क्या था, अगर चार्ज की बात करें तो वो ई से हम डिनोट करते हैं, नेगेटिव ई से होता है। वैसे तो ई से ही हम चार्ज को डिनोट करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन के केस में वो चार्ज क्या हो जाता है, बाय कन्वेंशन वो नेगेटिवली चार्ज है, इसलिए हम नेगेटिव लगा देते हैं। तो वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसके बाद अगर हम मास की बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो वो है 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो ये चार्ज और मास आ गया। सिमिलरली अगर हम प्रोटॉन्स की बात करें, प्रोटॉन्स के लिए कह देते हैं, तो चार्ज क्या हो जाएगा यहाँ पे, चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होगा मैग्नीट्यूड में, लेकिन अपोजिट होगा। प्रोटॉन्स को पॉजिटिव हम लेते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, और चार्ज क्या होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और मास जो है mp वो ज़्यादा है, वो है 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg। इसके बाद अगर हम न्यूट्रॉन्स की बात करें, तो न्यूट्रॉन्स सिंस एक क्या कहते हैं न्यूट्रल पार्टिकल है, तो चार्ज तो उसका कुछ होगा नहीं, ई जो है यहाँ पर 0 हो जाएगा, और मास जो है mn वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आ जाता है प्रोटॉन के। तो 675 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो ये एक तरीके की समरी हो गई जो भी हमने डिस्कवरीज देखी थी अब तक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, या मास नंबर जो है उसको हम देखते हैं कि वो क्या होता है। तो एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर, इसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं एटॉमिक मास नंबर को। तो एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, सबसे पहले तो ये चीज़ कि जो एटम का टोटल मास है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है न्यूक्लियस के अंदर। तो जो भी पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर होंगे उसी से एटॉमिक मास जो है वो डिराइव होगा, वहीं से एटम का जो मास है वो आएगा। तो न्यूक्लियस के अंदर हमें पता है कि न्यूट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं। तो एटॉमिक मास क्या होगा, एटॉमिक मास होगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो इन दोनों के मास का सम। लेकिन अगर हम AMU की बात करें तो AMU के टर्म्स में हम प्रोटॉन के मास को 1 कंसिडर करते हैं, प्रोटॉन के मास को 1 कंसिडर करते हैं, और सिमिलरली न्यूट्रॉन के मास को भी हम एक ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि दोनों का मास जो है वो काफ़ी सिमिलर है। 1.673 इंटू 10⁻⁻27 आपको प्रोटॉन का मिल जाएगा, और 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg जो आपको न्यूट्रॉन का मिल जाएगा। तो दोनों का मास जो है वो सेम ही है। तो इसीलिए जो एटॉमिक
मास नंबर होगा A इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब अगर हम हाइड्रोजन के की बात करें तो हाइड्रोजन के केस में जो प्रोटॉन्स होते हैं, H की बात करें हम, उस केस में जो प्रोटॉन्स होते हैं वो तो एक होता है, एक प्रोटॉन होता है हाइड्रोजन के पास, और न्यूट्रॉन जो है वो 0 होता है। तो इस केस में अगर हम यहाँ पर वो पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1 + 0 = 1। तो हाइड्रोजन का जो मास है वो भी 1 के बराबर होता है, 1 AMU के बराबर होता है। और अगर हम उसको थोड़ा और प्रिसाइज कर लें, फर्दर थोड़ा और एक्यूरेट कर लें, तो आगे वो पॉइंट्स में आपको और भी नंबर उसके अंदर नज़र आ जाएंगे। 1.007 के समथिंग शायद वो होता है। एटॉमिक मास A इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है, एटॉमिक नंबर, दैट इज Z प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, Z प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो अगर मान लीजिए आपको एटॉमिक नंबर दिया, एटॉमिक मास दिया है और एटॉमिक नंबर दिया है, तो आप आराम से यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है। साथ ही साथ अभी हम थोड़ा सा नोटेशन देख लेते हैं कि एटॉमिक नोटेशन कैसे होगा। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपका कोई भी एलिमेंट है X, उसका सिंबल X है तो आप X लिखेंगे। अगर उसका जो एटॉमिक नंबर है वो Z होता है तो वो हम यहाँ लिखते हैं, और एटॉमिक मास जो है वो हम यहाँ लिखते हैं। तो सबस्क्रिप्ट में जो Z आता है और सुपरस्क्रिप्ट में जो है वो A आता है लेफ़्ट साइड में। तो ये एक नोटेशन है, हम उसको कह सकते हैं एटॉमिक नोटेशन कह सकते हैं, एलिमेंट का एक नोटेशन है जिस जैसे हम यहाँ पर हमने लिखा है। तो अगर हम इसी तरीके से कार्बन की बात करें तो कार्बन कैसा लिखा जाएगा, कार्बन 6 जो है उसके प्रोटॉन्स होते हैं या फिर एटॉमिक नंबर होता है, और एटॉमिक मास होता है 12। सिमिलरली अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो वो हो जाएगा O8O16। साथ में अगर हाइड्रोजन की बात करें तो वो क्या होगा, 1H1, 1H1, क्योंकि 1 एटॉमिक नंबर है, मास भी 1 है, तो 1H1। तो ये एक यहाँ पर एक तरीका है लिखने का। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास से कोई नोटेशन मुझे दिया हुआ है और उसमें से मुझे बताना है कि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितने हैं। जैसे कि अगर मैं Br की बात करूँ तो अगर Br है 35 Br 80, 35 ब्रोमीन 80, तो इसके अंदर मुझे नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा। तो मुझे पता है कि ये जो है ये एटॉमिक नंबर है और ये क्या है, एटॉमिक मास नंबर है, ठीक। तो अगर मैं एटॉमिक मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो है वो मिल जाएंगे। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है, एटॉमिक मास में मैं 80 पुट कर देता हूँ, प्लस इक्वल्स एटॉमिक नंबर में मैं 35 पुट कर देता हूँ, प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स के लिए मैं n लिख देता हूँ, स्मॉल n। अब n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, 80 - 35 विच इज़ इक्वल्स टू 45। तो न्यूट्रॉन्स कितने हो गए Br इस एटम के अंदर, 45 न्यूट्रॉन्स हो गए। तो इसी तरीके से आप अलग अलग जो भी एलिमेंट्स हैं, अगर आपको क्वेश्चन में आता है तो आप आसानी से नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो है वो निकाल सकते हैं। आइसोटोप्स, तो आइसोटोप्स क्या होते हैं कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, ठीक। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट होगा, उनके एटम्स जिनका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है पर एटॉमिक मास नंबर जो है वो अलग अलग हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो वो क्या होगा, 1H1 1H2 और 1H3। तो ये 3 हाइड्रोजन्स के आइसोटोप्स हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे वाला जो एटॉमिक नंबर को डिनोट करता है, तो ये सबके एटॉमिक नंबर जो है वो 1 है, और ऊपर जो है वो एटॉमिक मासेस जो है वो अलग अलग हैं। तो ये एक तरीके से आइसोटोप्स हो गए इसके हाइड्रोजन एटम के। सिमिलरली अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन के केस में भी आपको मिल जाएगा, कार्बन C12 6C12, इसके बाद आ जाएगा 6C13 6C14। तो ये भी आइसोटोप्स हो जाएंगे कार्बन के। ऑक्सीजन के भी आप देख सकते हैं, नाइट्रोजन के भी आपको मिल जाएंगे, नाइट्रोजन के मिल जाएंगे आपको 7N14 और 7N15। क्लोरीन के आइसोटोप्स आपको मिल जाएंगे, क्लोरीन का होता है Cl35 होता है और Cl
37 होता है। तो 37 होता है, तो इनका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है, एटॉमिक मासेस आप देख सकते हैं कि जो डिफरेंस है, तो इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। तो ये तो आइसोटोप्स हो गए। आइसोटोप्स का एक और डिफरेंट डेफिनेशन ये भी है कि एटॉमिक नंबर सेम है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग हैं। तो अगर एटॉमिक मासेस अलग अलग हैं तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो अलग अलग हैं। तो आइसोटोप्स का ये एक और डेफिनेशन होता है कि सेम एलिमेंट्स के एटम जिसके एटॉमिक जो नंबर हैं या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो सेम होंगे, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वहाँ पर वो डिफर कर जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो अलग अलग होंगे। तो ये भी एक डेफिनेशन होता है आइसोटोप्स का। एक चीज़ समझने वाली यहाँ पर ये भी है कि सिर्फ ये मासेस में ही डिफर कर रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफर नहीं करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में इसलिए भी डिफर नहीं करेंगे क्योंकि जब हम एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर, हमने पहले भी कहा था, अगर न्यूट्रल एटम हो तो एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन से भी हम देख सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी हम देख सकते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिपेंड करती है हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की एक्टिविटीज़ पे। इलेक्ट्रॉन्स कितना शेयर हो रहा है, कौन सा इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर दिया गया है, कौन सा एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो इसी के वजह से जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से, गिव एंड टेक से। तो कहने का मतलब है कि इन सब के अंदर आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेम है, इसीलिए जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ये ज़्यादा डिफर नहीं करते हैं। तो आइसोबार्स देख लेते हैं कि आइसोबार्स क्या होते हैं। आइसोबार्स, तो आइसोबार्स कुछ इस तरीके से डिफाइन होते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स, ध्यान देना यहाँ पर आइसोटोप्स के अंदर एलिमेंट्स सारे सेम थे जितने भी हमने सिलेक्ट किए थे, लेकिन आइसोबार्स के अंदर, आइसोटोप्स में सेम थे, आइसोबार्स के अंदर एलिमेंट्स डिफरेंट होंगे, लेकिन उनका जो एटॉमिक नंबर होगा वो भी डिफरेंट होगा, पर एटॉमिक मासेस जो होंगे वो सेम होंगे। तो एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट एटम्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स बट सेम एटॉमिक मासेस, इनको हम कहते हैं आइसोबार्स। तो डिफरेंट atoms of different elements having same atomic number, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, एटॉमिक नंबर जो कि Z से रिप्रेजेंट करते हैं, having same atomic number and same atomic number but different number of एटॉमिक मासेस, डिफरेंट एटॉमिक मासेस। तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल हम अगर लेना चाहें तो वो होगा आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम का। तो आर्गन का आप देख सकते हैं, आर्गन 18, 40, 18 नंबर है, 40 मास नंबर है। सेम वे अगर हम पोटेशियम की बात करें तो उसका कुछ 19 K 40 वाला आइसोटोप, और अगर हम इसके बाद हम कैल्शियम की बात करें तो वो हो जाएगा 20, 40। तो इस केस में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एटॉमिक, पहली चीज़ तो एटम्स जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं, दूसरी जो एटॉमिक नंबर्स हैं जैसे 18, 19, 20 ये भी अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं, लेकिन एटॉमिक मासेस जो हैं वो इस केस में सेम है। एटॉमिक मासेस जो है इस केस में सेम है। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि आइसोटोप्स के अंदर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो भी डिफरेंट होंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो है वो भी अलग अलग हैं, और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो भी डिफरेंट होंगे, क्योंकि अगर हम इन सबको माइनस करें यहाँ से तो आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी अलग अलग आएंगे। इस केस में यहाँ पर 22 न्यूट्रॉन्स आ जाएगा, इस केस में 21 और इस केस में 20। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो भी अलग अलग ही आएंगे आइसोबार्स के केस में। और अब हम देखते हैं अगला आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होते हैं? आइसोटोन्स, तो आइसोटोन्स जो है वो अगेन डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स हैं। आइसोटोन्स को इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम जिसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो सेम है। हमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो सेम होने चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल जो है वो दे सकते हैं हम कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कुछ आइसोटोप्स से लेके। जैसे कि कार्बन का अगर मैं यहाँ पर लूँ
14 C14 वाला आइसोटोप मैं कार्बन का अगर ले लेता हूँ, नाइट्रोजन का अगर मैं ले लेता हूँ 15 वाला जो आइसोटोप है वो ले लेता हूँ, और ऑक्सीजन का मैं 16 वाला आइसोटोप ले लेता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एटॉमिक नंबर से हमें कोई लेना देना नहीं है, एटॉमिक मासेस से भी कोई लेना देना नहीं है, और जो एटम्स हैं वो भी डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं। लेकिन जब हम एटॉमिक नंबर से एटॉमिक मास नंबर से एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स मिल जाएगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी केसेस में नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो है वो सेम है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 8 है, यहाँ पर भी 8 है, और यहाँ पर भी 8 है। तो 8 न्यूट्रॉन्स तीनों ही केसेस में हमें मिल रहे हैं। तो अगर ऐसे एटम्स अगर हमें मिलते हैं तो वो आपस में कैसे होंगे, आइसोटोनिक होंगे वो आपस में। तो एक और यहाँ पर एक चीज़ आ जाती है जो होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आइसो टोन्स हमने अभी देख लिया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है वो भी ज़रा हम देख लेते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में हमें एक चीज़ समझनी ज़रूरी है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो है वो स्पेसिफिकली एटम्स के लिए नहीं होता, ये स्पीशीज़ के लिए होता है। उसके अंदर एटम्स भी आ सकते हैं और आयंस भी आ सकते हैं। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ का मतलब ये है कि एटम्स या फिर आयंस जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेम होंगे। यहाँ पर हमें न्यूक्लियस से कोई लेना देना नहीं है, प्रोटॉन्स कितने भी हों, न्यूट्रॉन्स कितने भी हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए। अगर दो स्पीशीज़ हैं मेरे पास ए और बी, उसके टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन सेम है तो वो आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे, उनको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ कहेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं O2 ले लेता हूँ, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, साथ में अगर मैं नियॉन को ले लेता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दोनों जो है वो आयन है, और ये जो है एक एटम है, न्यूट्रल एटम है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो अगर मैं ऑक्सीजन को देखूँ यहाँ पे, तो ऑक्सीजन न्यूट्रल कुछ ऐसा होता है, और इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर -2 है, 2 नेगेटिव चार्जेस एक्स्ट्रा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं। तो 8 + 2 कितने हो गए, 10। तो +2 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन्स इस स्पीशीज़ में हैं। सिमिलरली अगर मैं F नेगेटिव की बात करूँ तो F नेगेटिव के केस में क्या होगा, अगर न्यूट्रल F की बात करें तो उसके अंदर 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं प्लस सिंगल नेगेटिव चार्ज, तो कि ये कितना हो जाएगा 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स F नेगेटिव के अंदर हैं। सिमिलरली अगर मैं नियॉन की बात करूँ तो नियॉन का एटॉमिक नंबर ही 10 होता है, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर होंगे। तो तीनों के अंदर हमने देख लिया कि जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम है। तो अगर ऐसे स्पीशीज़ हमें मिल जाए जिसके अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेम होंगे, तो उन स्पीशीज़ को हम कहते हैं, बेशक वो अगर वो मॉलिक्यूल्स वो एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, जिनके अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम है तो उनको हम कहेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़।